बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाजरीन, आज 5 जुलाई है। ठीक 46 बरस पहले 1977 में 5 जुलाई की रात वज़ीर आज़म हाउस में खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो अपने बच्चों से चीखती हुई ये कह रही थी कि जल्दी उठो, कपड़े बदलो, फौज ने कब्जा कर लिया है, फौज ने कब्जा कर लिया है। और फिर उस रात के बाद से आज तक पाकिस्तान उस मार्शल लॉ का खमियाजा भुगत रहा है। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ और फिर हाइब्रिड निज़ाम ने जमहूरियत के सूरज को तुलू नहीं होने दिया। आज भी जमहूरियत घुटन और हब्स में सिसक सिसक कर आहें भर रही है। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी की सियासत पर भी आज बड़ा सवालिया निशान है। आखिर हमने कभी अपनी तारीख से सबक क्यों नहीं सीखा? और माइनस फार्मूला के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कहा वो आज भी हकीकत कैसे है? मौजूदा हालात क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जाएंगे या जमहूरियत मुश्किलात में घिर चुकी है? आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर 5 जुलाई 1977 के यौम स्याह पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीब बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करेंगे फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब। फ़ारूक सुहेल साहब के हवाले से आपको बताते चलें कि बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो भी शुमार इनका उन लोगों में किया जाता है जो सबसे ज़्यादा और बहुत कुछ उनके बारे में जानते हैं और बहुत करीबी से उनको जानते हैं। फ़ारूक सुहेल साहब, वेलकम टू द शो। आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज तक 5 जुलाई 1977 के इक़दाम का खमियाजा भुगत रहा है, दुरुस्त कहते हैं वो? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। एक फिल्म है यारागोए के आमरीत पर 12 इयर्स नाइट, और वो प्रेसिडेंट जोसे हैं जिनका कुत्ता 3 टांगों वाला और वॉक्सवैगन पर घूमने वाला प्रेसिडेंट है। वो उन्हीं सालों पर है जैसे पाकिस्तान में 5 जुलाई 1977 को लगा मार्शल लॉ, और उसका खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। वो खुमियाजा क्या है? वो वायलेंस ऑफ कल्चर है, कल्चर ऑफ वायलेंस है, जो रियासत ने और समाज ने एक वायलेंट मूवमेंट चलाई और फिर इस खित्ते में अफगान जहाद के नाम पर एक वायलेंस को अमेरिकी सरपरस्ती में एस्टैब्लिश किया। और आज हम देखते हैं कि पूरे खित्ते में उस वायलेंस के असरात हैं, लीबिया तक, इराक तक, शाम तक, अफगानिस्तान से फैल के पाकिस्तान तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो आमरीत मुसल्लत हुई वो असल में सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल रजीम, डिक्टेटोरियल स्टेट का एटीट्यूड स्ट्रेंथन हुआ। सोसाइटी के अंदर भी अगर आप देखें तो आमराना रवैये आ गए। चूंकि जब एक लैटिन अमेरिकन अदीब हैं वो कहते हैं कि जब आमराना निज़ाम किसी रियासत और समाज में आ जाए तो वो फिर समाज भी आमराना रवैया अपना लेता है। पाकिस्तान आज तक जैसे अमेरिका की एक कॉलोनी बना हुआ है 1977 के बाद, खुसूसन कि हम 2-3 अरब डॉलर IMF का कर्जा लेते हैं तो हम इस पर खुशियां मनाते हैं। हमारे वजीर आज़म से लेकर आम आदमी तक लोग अपनी DP पे फख्र करते हैं, PMLN के और PDM के जो इत्तेहादी उनके फॉलोअर्स हैं कि हमें 3 अरब डॉलर का कर्जा मिल गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में 4.5 साल 5 साल जो उन्होंने हुकूमत की, किसी वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अमेरिका से कोई कर्जा नहीं आया। मदद आई, सऊदी अरब ने दी, ईरान ने दी, ग्रांट दी। तो पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी 5 जुलाई 1977 की रात को मुसल्लत होने वाली जो आमरीत थी उसकी एक शक्ल है। और मैं तो बहुत पहले मैंने कहा था कि ये जो नारा पीपल्स पार्टी वाले लगाते हैं, जिनमें मैं भी शामिल था कि हर घर में भुट्टो जिंदा है, असल में हर घर में ज़ियाउल हक घुस गया है। समाज के हर अदारे में ज़ियाउल हक घुस गया है, सहाफत में, अदब में, सियासत में, अवाम में। तो ये जो ज़ियाउल हक का निज़ाम था, जो आमराना निज़ाम था, उसने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क किया कि 46 सालों में पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे गया। ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये तो पहले का उसका बुनियाद हो चुकी थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इवन सुप्रीम कोर्ट में इशारा करते हुए कहा था कि हम अब कर चुके हैं जो हमने करना था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप ये जिनको हम तरक्की कहते हैं, सड़कें, ये तो रूटीन का काम है। मोटरवे बन जाना किसी मुल्क में, कोई 10 मोटरवे बन जाना, दीज आर नॉट बेसिक डेवलपमेंट के। सोसाइटी बहुत ऊपर चली गई। कोई ऑरेंज ट्रेन बनाता है। पाकिस्तान 1977 में, मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताने लगा, दिस इज नॉट एनालिसिस। पाकिस्तान 1977 में इस नहज पे पहुंच चुका था कि जहां पे पॉवर्टी लाइन रुक गई थी। पॉवर्टी लाइन रुक गई थी 77 में। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखें
तो पाकिस्तान में 5 जुलाई 1977 की स्याह जारी है। ज़िया-उल हक अब तो कई सियासी जमातों के अंदर घुस चुका है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नसीर वाक़ा साहब, आपकी जानिब आती हूँ। क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा हालात हैं, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें और कंपेयर करें, बेहतरी की तरफ जाएंगे ये हालात, हमें लेकर जाएंगे, या फिर जमहूरियत मुश्किलात में घिर चुकी है? देखें, साफ सी बात यह है कि इन तमाम हालात की जो मुकम्मल ज़िम्मेदारी है वो सियासतदानों पर आयद होती है। फ़र्रुख सोहेल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो लेगेसी जुल्फ़कार अली भुट्टो की, और जो 5 जुलाई 1977 को वाक़या पेश आया, ज़िया-उल हक ने टेक ओवर कर लिया और मार्शल लॉ लग गया। अगर आप हकीकत में देखें तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अगर शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत मानी होती तो शायद आज ये हालात पैदा ना होते। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक भी जो नारा लगाती है इस जमहूरियत का, और जमहूरियत के साथ उनकी बड़ी एफिलिएशन है, और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए बहुत काम किया। आप मुझे बताइए कि शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत ना मानने के बाद सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त हुई अभी हाल ही में। वागा साहब, माजरत के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, वागा साहब की भी बात सुनेंगे और सलमान आबिद साहब और रिजवान रजी साहब क्या एनालिसिस देंगे वो भी सुनेंगे। आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हम 5 जुलाई 1977 की यौम स्याह पर बात कर रहे हैं। नसीर वागा साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा 46 बरस में कुछ सीखा है हमने? देखें, 5 जुलाई 1977 का जो इक़दाम है, मेरे ख्याल में इसकी ज़िम्मेदारी सियासतदानों पर आयद होती है। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब ये बयान आज फरमा रहे हैं तो उनको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अगर शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को मान लेते तो शायद आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब इंतखाब हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरियत के हवाले से, वो जो बार बार ये कहते हैं, उनका जो इंतखाब हुआ था, सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त किसने की? अगली बात, जब अभी सिंध हाउस में सारे MNAs को इकट्ठे करके तो हुकूमत को टॉपल किया गया, तो ये भी तो जमहूरियत के खिलाफ इकदाम था ना। उससे भी आगे आ जाएं। अभी कराची में जो मेयर का इंतखाब हुआ है, ये सारी लेगेसी क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो की है कि इस तरह तमाम इंतखाबात में यानी अक्सरियत को अकलियत में बदल देना और अकलियत जो है वो हावी हो जाए अक्सरियत पर? ये बातें फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो की नहीं थी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो की उन बातों पर कायम रहे तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ हो। तो हम क्यों ये बार बार एक बात करते हैं कि जी 5 जुलाई 1977 के इक़दाम की वजह से आज ये सारे हालात हुए हैं? तमाम तर सियासतदान आज तक एस्टेब्लिशमेंट को खुद दावत देते रहे हैं। मुझे ये बताइए, जब जब मार्शल लॉ लगा है, क्या सियासतदानों ने मिठाइयाँ तकसीम नहीं की? रिकॉर्ड गवाह है, उसी वक्त मिठाइयों के डब्बे बाहर आते थे और नारे लगते थे। क्यों? दूसरी पार्टी को हटा के एक पार्टी खुश होती थी और कोई डिक्टेटर आके मुल्क पर कब्जा कर लेता था। अलावा अजीम, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की तारीख तो ये बता रही है कि हर डिक्टेटर के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है। इसकी फिर कौन सी वजह है? फिर जमहूरियत ने पाकिस्तान को क्यों नहीं वो फल दिया? हकीकी बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक हकीकी जमहूरियत आई ही नहीं। जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं ना, अमेरिका की और बरतानिया की, वो जमहूरियत बिल्कुल एक मुख्तलिफ जमहूरियत है। यहाँ अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया जाता है। किस तरह इंतखाबात होते हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे बनते हैं, अल्टीमेटली वज़ीर आज़म कैसे मुंतखब होता है, पार्लियामेंट कैसे बनती है, सारी चीज़ें तो पूरी कौम के सामने हैं। और हम 75 साल से जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, कभी एक भी हुकूमत, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूं, कि एक भी हुकूमत कब सही? अच्छा, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है तो कहा है जी कि ये तो किसी और की मदद से आई है। अगर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो कहते हैं जी कि गैर मुल्की हाथ के जरिए से आई है। आज तक किसी भी सियासतदान ने किसी हुकूमत को माना ही नहीं है। जुल्म तो ये है कि जब एक मुंतखब हुकूमत आ जाती है तो उसकी जो अपोजिशन है वो 5 साल, 4 साल, 3 साल
उसको गिराने में लगा देती है। सही। भाई जमहूरियत को तो किसी ने पनपने ही नहीं दिया, जमहूरियत को खड़ा ही नहीं होने दिया गया। यही वजह है कि फिर 5 जुलाई 1970 जैसे इकदामात और इस तरह की चीजें तो फिर सामने आएंगी और ये मुल्क के निजाम का हिस्सा बन गई हैं। लिहाजा सियासतदान किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत लेते ही नहीं है। आज भी देख लें, ऊपर गॉडफादर कौन बनता है? वही जो हुकूमत बनाते हैं। जब भी सियासतदान भागते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भागते हैं, उनसे मदद लेते हैं। अवाम से मदद क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं हकीकी जमहूरियत आने देते? नो, यही वजह है कि फिर उन्होंने बाहर से आना है और उन्होंने डिक्टेटरशिप करनी है। लिहाजा सियासतदान खुद मौका देते हैं, खुद रास्ता देते हैं, जिसकी वजह से वो एलिमेंट आ जाता है, फिर ये चीखते चिल्लाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हकीकी जमहूरियत आप लाना चाहते हैं पाकिस्तान में, अगर हकीकी जमहूरियत आ जाए, कोई डिक्टेटर पाकिस्तान में अमल दखल कर ही नहीं सकता। दुरुस्त। अच्छा, माइनस फार्मूले के हवाले से उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कहा था, उनकी राय क्या थी, वो पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। जी सुनवाइएगा। मुझे आप खुद से जुदा कर सकते, कभी नहीं जुदा कर सकते। मैं हुकूमत में रहूं न रहूं, और आप मुझे अलहदा नहीं कर सकते। आप अपने देहातों से, अपने घरों से, अपनी झुग्गियों से, अपने मकानों से, अपने खानदान से, अपने बच्चों से, न मैं आपके बच्चों से और आपके खानदान से अलहदा हो सकता हूं, जुदा हो सकता हूं, न आप मुझसे जुदा हो सकते। हमारा लगन ऐसा है, ये लगन कट नहीं सकता, ये लगन किसी सूरत में नहीं कट सकता। ये लगन एक तारीखी लगन, इस लगन पर एक मोहर आ चुकी है, एक जबरदस्त मोहर आ चुकी है। इस लगन को किसी सूरत में कोई शख्स, कोई जमात, अंदरूनी और बैरूनी ताकत नहीं काट सकती। ये मेरा ईमान है। मैं हुकूमत में रहूं न रहूं, मैं मर जाऊं न मर जाऊं, ये फैसला है, ये आखिरी फैसला है पाकिस्तान की अवाम का और मेरा। मैं रहूं ना रहूं, मुझे आपसे और आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा था। रज़ी साहब, माइनस फार्मूले की अगर जाने वो इशारा कर रहे हैं, तो माइनस फार्मूला तो अब भी अपनाया जा रहा है, तो क्या वजह है कि अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं कि किसी भी जमात को, किसी भी लीडर को माइनस करने से उसके नज़रिए को, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहला आइन तोड़ा गया 1957 के अंदर, और अयूब खान साहब तशरीफ़ ले आए बराह रास्त, और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन है। उससे पहले भी कोई अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए, और जो बिलवास्ता तौर पे तो अयूब खान साहब ही 51 से ऑनवर्ड चला रहे थे, और मतलब कि वो जो मीर जाफ़र के पोते थे वो चला रहे थे। तो ये दोनों हजरात ही थे ना, ये सारा कुछ कर रहे थे। तो उसके बाद ये भुट्टो साहब जो हैं, उनका जो रवैया है वो उसी की कंटिन्यूएशन में देखा जाना चाहिए। देखिए, भुट्टो साहब की बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि वो इंसान थे, और बहुत सारी खूबियां हैं। भुट्टो साहब खुद को बहुत पसंद करते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी अपने किसी अलीम खान या जहांगीर तरीन को बर्दाश्त नहीं किया, और उनको पार्टी से ना सिर्फ के निकाल बाहर किया, बल्कि उनकी जान लेने तक गए। मैंने नाम अपडेट कर दिए हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे लोगों को। ये वो रवैये हैं जो कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं। जब से अयूब खान साहब ने पाकिस्तान का आइन तोड़ के, चंद दिनों का आइन जो था उसको तोड़ के इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया, पहले वो हुकूमत करते रहे, फिर जाते हुए याहिया खान को हुकूमत दे गए। और ये इसका शाखसाना था, ये दो आमरीतों का शाखसाना था कि जब मुल्क के अंदर पहले अडल्ट फ्रेंचाइज के इलेक्शन हुए तो मुल्क उसका नतीजा ना सहार सका, और नतीजे के तौर पे 2 लख्त हो गया। भुट्टो साहब तशरीफ़ ले आए। 1973 का आइन जो है, जो उन्होंने मुतफ़िका तौर पे झुक के, मिन्नतें करके, ठोड़ियों को हाथ लगा के, तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके जो मंजूर करवाया, और उस आइन के आज वफाक पाकिस्तान या ममलकत पाकिस्तान का ढांचा खड़ा है, ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात जो है, इससे अगर आगे आ जाए, मैंने रवैयों की बात कर ली है। भुट्टो साहब जो थे वो अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया के प्रियम्बल में लिखते हैं, दिबाचे के अंदर, और वो अपनी एक नाकामी का एतराफ़ करते हैं।
वो कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि मैं मुतहारब मफादात के मुख्तलिफ ख्याल लोगों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करूंगा और यूं मैं एक लीडरशिप के रोल के तौर पे उभरूंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। अब मुतहारब लीडर होता ही वही है जो मुतहारब ख्यालात के हामिल मुख्तलिफ मफाद रखने वाले लोगों के दरमियान ब्रिज बनता है, या कम से कम वो होता है कि जिसके ऊपर मुल्क की या मुआशरे की मेजोरिटी का कंसेंसस हो जाता है कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। किसी के ऊपर 45% लोग कंसेंसस कर लेते हैं, किसी के ऊपर 85% लोग कंसेंसस कर लेते हैं। आजकल एक लीडर के ऊपर 85% लोगों का कंसेंसस है तो कर लेते हैं, लेकिन वो बहरहाल कंसेंसस को सिंबलाइज करता है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि 5 जुलाई हो, 12 अक्टूबर हो या 21 सितंबर हो अयूब खान वाला, या उसके बाद भी इस तरह की कोई तारीख हो, ये इस बात की निशानदेही करती है कि हमने अभी तक जमहूरी रवैये नहीं सीखे। सही। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमें उम्मीद हो चली थी कि हमारी शायद सियासी पार्टियां वो कुछ सीख गई हैं, लेकिन पहले वालों ने सीख लिए तो इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने भी सीखना था, अब वो भी सीखना है, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर एक यूनिकनेस है कि वो सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। ये इस डिफरेंस के अलावा बाकी उनकी भी लर्निंग वही है जो हमारी पहली सियासी क़यादत की हुई है। 77 के अंदर हम और लाइन कट गई और इस तरह के सारे हम देखें जी सियासी जमातों ने तो कंसेंसस जनरेट कर लिया था लेकिन मार्शल आ गया। अरे भाई आपने इतनी ताखीर ही क्यों की थी? जो आपने गिव एंड टेक करना था वो जरा अर्ली कर लेते। इस वक्त भी यही सूरत हाल से हम दरपेश हैं। आज भी हमारे ऊपर 5 जुलाई ही है और वो एस्टेब्लिशमेंट जो 71 के साने के बाद थोड़ी सी बैकफुट पे गई थी, आज मैंने कल भी अर्ज किया था कि आज हम देखते हैं कि हमारी इंसानी हकूक़ की स्पेस, हमारी इंडिपेंडेंट स्पीकिंग की जो है, हमारी सहाफ़त की आज़ादी की स्पेस, ये मुसलसल सुकड़ती जा रही है और इसके ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात बढ़ती जा रही है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तकलीफ की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा पाया जाता है जो इस शिकस्त को भी सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है सलमान आबिद साहब, 5 जुलाई 1977, 46 बरस गुजर गए, हमने सीखा है कुछ या नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखा है। ये जो जमहूरियत के साथ एक तमाशा लगाया हुआ है, ये सीखने के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। ये जो आइन और कानून के साथ जो तमाशा लगाया हुआ है, यही तो कुछ हमने सीखा है। क्या सियासतदान, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या मीडिया, क्या सिविल सोसाइटी, जो कुछ सीखा है उसी का तो आज नतीजा भुगत रहे हैं हम सारे के सारे मिलके। कि आज जमहूरियत भी कमज़ोर है, आइन भी कमज़ोर है, कानून भी कमज़ोर है, अवाम भी कमज़ोर है और एक ख़ास रूलिंग एलीट का जो तबका है उसको हमने इतनी ताकत दे दी है कि वो आज पाकिस्तान पे राज कर रहा है। अब आप देखिए ना, जो 5 जुलाई 1977 के सबक की बात करते हैं, क्या सीखा है पाकिस्तान के सियासतदानों ने, क्या सीखा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, क्या सीखा है हमारे बुकला बरादरी ने या हमारे मीडिया के लोगों ने या फना लोगों ने, क्या सीखा है? ये सीखा है कि हमें किस तरीके से आने वाली ताकत के सामने अपने आप को झुकाना है और कैसे आने वाली ताकत के सामने हमने समझौता करना है, कैसे हमने सरेंडर करना है बकाया। और यही वजह जो अभी रिजवान रज़ी साहब कह रहे हैं कि आज जमहूरियत कहाँ है, कानून आइन की हुक्मरानी कहाँ है, उस पर सवालिया निशान ही लगा हुआ है ना। और है क्या? पीपल्स पार्टी 5 जुलाई 1977 को मनाती है, लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल है वो कभी नहीं वो उसके ऊपर सोग मनाती। वो पता नहीं उनको सूट करता होगा शायद। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना जनरल मुशर्रफ को तो बहुत ज़्यादा वाविला मचाते हैं मार्शल का, लेकिन जब जनरल ज़ियाउल-हक ने मार्शल लगाया था तो उस वक्त तो उनको बड़ी खुशियां थी और आज भी बड़ी खुशियां हैं। आज जनरल ज़ियाउल-हक का नाम नहीं लेते नवाज शरीफ साहब कभी, अगर कभी लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये जो हमने अपने अपने मर्जी के जर्नैल, अपने अपने मर्जी के मार्शल्ला, अपनी अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट, अपनी अपनी मर्जी के डिक्टेटर के ऊपर जो काम किया है उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं जो हम भुगत रहे हैं। क्या सीखा है मुझे बताइए ना। आज अच्छा आप कहते हैं जी -1 फार्मूला, अभी आपने मुझे क्लिप सुनाया जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब का कि उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल कहीं नहीं माइनस होने वाला, मैं मर जाऊंगा, कुर्बानी दे दूंगा, माइनस नहीं होगा। आज देखिए गली गली में नारा तो पीपल्स पार्टी का वही है ना, भट्टो के ऊपर। फिर इसी तरीके से बेनजीर के साथ क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की। आज पीपल्स पार्टी बेनजीर के नाम पे भी तो वोट लेती है ना।
नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए ना लोग। इसी तरह से पीटीआई, आप उनको माइनस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 1977 में भी माइनस फार्मूला, 2023 में भी माइनस फार्मूला। सीखा फिर हमने क्या? हमारा ख्याल है हम ताकत के जोर पे सियासी जमातों को बना सकते हैं, वो भी सीखे। हाँ, नहीं थोड़ा सुने ना, बात यह है कि हम सियासी जमातें बना सकते हैं, हम सियासी जमातें तोड़ सकते हैं, हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन हुकूमत गिरा सकते हैं। माइनस फार्मूला सियासी जमातों का तो नहीं है। सर सियासी जमातें नहीं, जो सुने होगा किसी और का। सियासी जमातें उसमें फैसिलिटेट करती हैं, जी, सहूलतकारी करती हैं, आपके सामने पता है ना, किस तरह से सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। माइनस मुझे फार्मूला अच्छी तरह होना याद चाहिए। है, मुझे अच्छी तरह याद है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जो है जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के इक़दामात की तायीद करने वालों में सबसे आगे थी। सही। इमरान खान साहब भी आगे थे, इसी तरीके से ताहिर कादरी साहब भी बड़े आगे चढ़ के चल पड़े थे। लेकिन तो हमारी 6 माह बाद सियासत उन्होंने सीख लिया था। 6 माह बाद सीख लिया। अच्छा, वो 6 माह बाद आपने कहा सीख लिया, सुने जरा पहले सुन तो ले, सीख लिया, फिर वो काला कोट पहन के चले गए, वो भी सीख लिया, वो भी सीख लिया उन्होंने नहीं सीखा। देखिए ना, बात यह है कि सियासतदानों ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, आज उसी का किया धरा है कि आज हम जमहूरियत का मातम भी कर रहे हैं, जमहूरियत के बारे में रोना भी रो रहे हैं, जमहूरियत की कमजोरी के बारे में खुद को भी कोस रहे हैं, और आज तक हम 5 जुलाई भी भुगत रहे हैं। और एक माइनस फार्मूला गिलगित बल्तिस्तान में भी कारफरमा है, उस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे साबिक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जो है जाली डिग्री स्कैंडल में नाअहली के बाद अब सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प मोड़ जो है वो इख्तियार कर चुकी है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो है वो जाली डिग्री स्कैंडल में नाअहल हुए, जिसके बाद जीबी की जो सियासी सूरत हाल है वो दिलचस्प हो गई है। और आपको ये भी बताएं कि पीटीआई ने राजा आजम को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले गुलबर खान जो हैं उनका दावा है कि उन्हें मजीद 3 पीटीआई अरकान की हिमायत भी हासिल है। सूरत हाल क्या बन रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। नसीर वागा साहब, क्या कहेंगे आप? क्या जो आज सारी सिचुएशन रही है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर और बाहर, पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो तैनात कर दी गई थी और इंतखाबी अमल भी मुलतवी कर दिया गया। वाह, क्या बात है। यही है ना जो हम पहले बात कर रहे थे, जमहूरियत की कितना खूबसूरत आपको पिक्चर नजर आ रही है कि अकलियत को किस तरह, का हुस्न, ये है जमहूरियत का हुस्न है। ये जो कहते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनता है एक पॉलिटिकल पार्टी में, ये बनवाया जाता है, ये बनता नहीं है। और कौन बनवाते हैं ये सारी दुनिया को पता है। एक ही पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ करना, उस सियासी सिस्टम को, उस पॉलिटिकल और जमहूरी सिस्टम को डीरेल करना, इसी को ही फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, जब सबको इस बात का पता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बंदा वोट नहीं दे सकता, तो क्या खूबसूरत तरीका निकाला हुआ है इस सिस्टम में कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए। भाई अगर खालिद खुर्शीद साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो उसके बाद जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसको ये हक हासिल है कि वो अपना वजीर आला मुंतखब करवा ले। अब ये तो सीधी सी बात है, लेकिन आप देखिए कैसे इस जमहूरी सिस्टम को डीरेल किया जा रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ जमहूरियत है। ओ भाई नहीं, ये कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल कोई और कर रहा है, नाम आगे जमहूरियत का बदनाम हो रहा है। क्यों? हकीकी जमहूरियत है ही नहीं, ना कोई परपने दे रहा है जमहूरियत को, ना कोई जिंदा रहने दे रहा है। हकीकी जमहूरियत आ गई तो बहुत सारे लोगों के खाते बंद हो जाएंगे, लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हकीकी जमहूरियत आ जाए। अब आप ये देखें, ये जो गुलबर खान साहब हैं ये खुद भी पीटीआई के हैं, और दूसरी तरफ जब नॉमिनेशन राजा आजम की हो गई तो हरगिज़ इनको कोई हक हासिल नहीं था हकीकत में कि ये एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते और अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम करके एक नया पंडोरा बॉक्स वहां खोल देते। तो फिर जमहूरियत को कौन डीरेल कर रहा है? खुद सियासतदान, वो कोई भी पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सब बातें करते हैं। भुट्टो की लेगेसी आ रही है जी, फलां जो है वो जमहूरियत पसंद है। कौन सी जमहूरियत? किस किस्म की जमहूरियत? इस मुल्क की बर्बादी में जो अहम तरीन किरदार अदा किया गया है वो इस टाइप की मैं जमहूरियत में आप कहता हूं, वो जमहूरियत जो पाकिस्तान में प्रवेल कर रही है। मैं जमहूरियत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी जमहूरियत, क्योंकि ये दुनिया में
बिल्कुल एक मुख्तलिफ जमहूरियत है। ऐसी जमहूरियत पूरी दुनिया में नहीं होती। भाई आप देखें, अमेरिका का सदर जब मुंतखब होता है तो उसका जो हारने वाला उम्मीदवार है वो उसको हार पहना रहा होता है, वो उसको गले लगा रहा होता है, वो उसको मुबारकबाद देता है और बाद में वो गॉल्फ खेल रहा होता है। यहाँ क्या होता है, हारने वाला फौरी तौर पर उसी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देता है, अंडर द टेबल उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देता है। तो किस तरह आप जमहूरियत को पनपने देंगे? खुद ही ये सियासतदान ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। और सॉरी, मैं बड़ा क्लियर बात बता रहा हूं, ये वाली जमहूरियत पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी फायदेमंद नहीं है। अगर लेके आनी है तो हकीकी सच्ची जमहूरियत लेके आए जिसके ऊपर किसी एस्टेब्लिशमेंट का कोई अम्ब्रेला ना हो। हकीकत में लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, वो वजीर आला लेके आए और वो वजीर आज़म। ठीक है फारूक सुहेल साहब, वाकई जमहूरियत का हुस्न है ये। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, असेंबली के अंदर और बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है और अक्सरियती जो पार्टी है उसका वजीर आला जो है वो नहीं आने दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर में भी हमने यही हालात देखे, क्या कहेंगे आप? ये एक मॉडर्न किस्म की कू है जो सियासी जमातों के अंदर होती है। बहुत सही कहा है आपने के बात हुई सोहेल साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने किया और सही आपने आज एक नई बात निकाली है, नया लफ्ज निकाला है। और पीटीआई में कू की गई, मुस्लिम लीग नून में कू की गई, क्यू की शक्ल में, पीपल्स पार्टी के अंदर पेट्रियाट की शक्ल में की गई। ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी इंतखाबात का नाम नहीं है। जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं डेमोक्रेसी की, उसके लिए सोशो कल्चरल इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। असल में हमारा मुल्क इस वक्त भी ट्राइबल, फ्यूडल और वल्गर किस्म का कल्चर है। यानी हमारी सोसाइटी ट्राइबल और फ्यूडल कल्चर पर है। जब आप इंडस्ट्रियलाइज करेंगे सोसाइटी को, एजुकेशन 100% होगी और लोग डेवलप होंगे इकोनॉमिकली। देखें, जमहूरियत के कुछ असूल होते हैं जो आपको इंतखाबात, वोट, आइन की शक्ल, कानून की शक्ल में, सियासी जमातों। दूसरे होते हैं जो आपके इकोनॉमिक सेटअप और रियासत के और समाज का जो जमहूरी बुनियाद, ये हम कहते हैं जमहूरी कल्चर नहीं है। अच्छा, ये बड़ी इसको मुझे नहीं समझ आती हमारे अक्सर जमहूरी कल्चर ऐसी कोई चीज नहीं होता। जमहूरियत तो इंसान का, मेरा ये बिलीव है कि डेमोक्रेसी इज वे ऑफ लाइफ। मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ अगर, तो मेरा दूसरे से इख्तलाफ का हक है, दूसरे को भी है। इसको जमहूरी कल्चर कहते हैं। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं एक सियासी निज़ाम की, जैसे हमारे दोस्त पहले कह रहे थे, तो उसके लिए पूरी सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना होता है। पाकिस्तान के अंदर ये कू होती है सियासी जमातों के अंदर। पहले, अब जैसे इमरान खान साहब हैं, मार्च के बाद वो बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, लेकिन 1.5-2 महीने से, जैसे अभी रजी साहब कह रहे थे, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, वाला साहब शायद कह रहे थे। तो ये सारी सियासी जमातें जूनियर पार्टनर हैं पावर्स में असल में, और ये रास्ता भी नहीं बनाना चाहते। ये कहते हैं अब मेरी बारी आ गई है, फिर दूसरे को बात पड़ती है। तो ये जो गिलगित बिल्तिस्तान में हो रहा है, जो पंजाब में हुआ है, जो ऊपर हुआ है, ये सारी कू हैं। ये एक नॉन मिलिट्री कू है जो डेमोक्रेसी के अंदर 1988-87 में शुरू हुई। जैसे जिनेजो की हुकूमत को पहले खुद ज़िया-उल हक ने उसके खिलाफ चले गए, उस जिनेजो की हुकूमत के। एक सिविलियन लीडर थे और बड़े काबिल एहतराम थे कि वो एक फौजी डिक्टेटर के अम्ब्रेला तले आए, और वो अपनी पावर जब उन्होंने लेनी शुरू की तो ज़िया-उल हक ने खुद वो जमहूरी ढांचा तोड़ दिया, और उसके बाद वो फिर जो हुआ। तो मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की सियासी जमातें मैच्योर हो जाएंगी, या पाकिस्तान के अवाम, या पाकिस्तान के वोटर्स, या पाकिस्तान की स्टेट और सोसाइटी तब तक डेमोक्रेटाइज नहीं होगी जब तक हम उसके सोशल एलिमेंट्स नहीं पूरे करते। लिटरेसी रेट 100% होना चाहिए, सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होनी चाहिए। जिस अमेरिका की मिसाल देते हैं, जिस तुर्की की मिसाल देते हैं, आप अर्दवान का इलेक्शन देखें, लाख कहें कि वहां पे रिगिंग हुई है, लेकिन सोसाइटी के अंदर इतनी ताकत है कि आज भी सारे बड़े शहर 12 के 12 अपोजिशन पार्टी के पास हैं। आज भी अर्दवान सब कुछ करने के बाद, 3 पार्टियों के अलायंस के बाद, सिर्फ 20 लाख के वोट से डिफरेंस जीता रन ऑफ में। क्यों? सोसाइटी डेमोक्रेटाइज है।
सोसाइटी में हर आदमी फ्यूडल कल्चर का बिहेवियर, वहां पर ये नहीं है कि फलां लीडर की बेटी की आवाज अपनी माँ की जैसी है, फलां का लीडर का बेटा अपनी दादे जैसा है, फलां की ससुर साहब जो सियासत में है वो ऐसे हैं। ये एक पूरा फ्यूडल कल्चर की अक्कास है कि हमें वो भी इस तरह बनाती है माँ की तरह, या वो उसकी आवाज है या नारा है। ये एक बिल्कुल तवाहम प्रस्त समाज है, और मजहबी तोहम प्रस्ती नहीं होती, समाज में सियासी तोहम प्रस्ती भी है। तो उन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बड़ा सूट करता है ऐसा समाज, इसके साथ खेलने का उनको पूरा फन आता है और उनको बहुत तजुर्बा हो गया है। और ज़ियाउल हक ने एक जुमला बड़ा शानदार, उसके 2 बयान बड़े शानदार हैं, मैं उनका बड़ा नकाद हूं, लेकिन 2 बयान उन्होंने बड़े आला कहे थे। एक जब PNA ने हुकूमत बनाई ना, ज़ियाउल हक की हुकूमत में जाके शामिल हो गए PNN के लोग, तो उन्होंने कहा कि सियासी लीडर कुत्ते की तरह दुम हलाए आते हैं। ये बड़ी कुछ सही कहा कि जब उनको एस्टैब्लिशमेंट बुलाती है। मैंने सारे जमहूरियत पसंदों को देखा है जिनका रजीज साहब जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही। दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान पे भी कहा था कि अफगानिस्तान में हमने कोयलों की दलाली की, अपना मुंह काला किया है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ज़ियाउल हक के बकौल कुत्ते की तरह दुम हलाते आते हैं। अभी आप इमरान खान को कहें कि आसिफ मनीर साहब का फोन आ गया, किसी ने करवा दिया है, तो सुबह आप PTI के लोगों को सुनेंगे, सुबहान अल्लाह सुलह हो गई है, जमहूरियत मजबूत होने लगी है, उनका ये बयान होगा कि अब जमहूरियत इसलिए। तो ये एक फ्यूडल ट्राइबल कल्चर का एटीट्यूड है। बिल्कुल ठीक है। रजी साहब, ये क्या रीत पड़ गई है गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है? इससे पहले आज़ाद कश्मीर में हमने देखा, माजी करीब में अगर मेयर का इलेक्शन देखें उसमें भी यही सब कुछ हुआ। पंजाब असम्बली में पिछले बरस जो जुलाई में हुआ, कमोबेश यही हालात हमने वहाँ भी देखे। मतलब ये क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, असल मसले का वजह ये होते हैं, कोई भी पार्टी जो है वो किसी जगह पे इलेक्शन जीतना चाहती है हर कीमत के ऊपर, तो वो इन इलेक्टेबल्स के ऊपर हाथ रखती है और फिर इन इलेक्टेबल को कामयाब करके अपनी हुकूमत बना लेती है। लेकिन ये वो नाजुक तरीन कड़ी साबित होते हैं इक़्तिदार की या उस हुकूमत की कि वो उसको वक्त के ऊपर धोखा दे जाते हैं। अक्सर यही देखा गया है। अब देखिए, महकमा ज़राअत के प्रेशर के सामने कांपें और नीचे को गिर पड़ें, वो भी इलेक्टेबल्स ही होते हैं, वो फिर दूसरी जगह पे जाके तो जीत जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन बताने लगा हूँ। मेरा ख्याल 32 अरकान हैं गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के, और उनमें से 14 बराह रास्त PTI के वोटों पे मुंतखब हुए थे, 7 आज़ाद अरकान थे, यूं 21 और 22वां चीफ मिनिस्टर, 2/3 अक्सरियत तकरीबन उनकी बनती है जिसके साथ वो हुकूमत में थे। अब आप देखिए, जिन्होंने इस सिस्टम को खिसकाना है, आप उनका देखें कि वो किस हद तक जा रहे हैं। अगर ये 11 अरकान जो कि PTI के वोटों से मुंतखब नहीं हुए और उनके ऊपर असम्बली की क्लॉज नहीं लगती, अगर आप उनको साइड पे करते हैं और वो जो पिछली दफ़ा अपना 10 के करीब लोग जो थे वो मुंतखब नहीं हो सके थे, या 11 के करीब, उनको आप इसमें शामिल कर दें तो सादा अक्सरियत तो ये भी बन जाती है। मतलब 2/3 अक्सरियत वही वाली पीपल्स पार्टी, अपना PTI वाली इक्वेशन तो फिर वो बन जाती है। अगरचे इसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, PMLN भी होगी और दूसरी पार्टियां भी होंगी, तकरीबन तमाम पार्टियां आ जाएंगी अदर दैन PTI आ जाएंगी, लेकिन इसी रेशो के साथ वो बन जाएगी। लेकिन जिन्होंने वहाँ पे तब्दीली लानी है, सलमान आबद भाई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 14 अरकान हैं PTI के, इनके अंदर भी एक ग्रुप बनाया जाए 8 का, ताकि PTI जो नाम की जो पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, जो कि इमरान खान साहब से हिदायत ले रही थी या ले रही है, वो अकलियत में चले जाए। तो कानून ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी उसको माना जाएगा जिसके अरकान की तादाद ज़्यादा होगी। तो 8 अरकान जो हैं उनका एक ग्रुप बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैया है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के असूल के तहत ही इमरान खान साहब को KPK के अंदर पहली दफ़ा सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद लार्जेस्ट ग्रुप होने की वजह से हुकूमत बनाने की इजाज़त दी गई थी, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी इसका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपने भाई जो हैं अपना हमारे साथ हैं फ़र्रुख सहील गोविंदी साहब से एक सवाल है जो अभी इन्होंने कहा है। फ़र्रुख भाई, बात ये है कि कारपोरेट सेक्टर जो है वो इंटेग्रल पार्ट है डेमोक्रेसी का। यार, ये जो
एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक इतने सारे लोग हैं और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है और हाईएस्ट कॉस्ट का इनपुट है। मेरा मतलब है कि इसको आप फिर डिक्टेटरशिप से जोड़ेंगे, ये क्या है? जी गोविंद मुझे साहब, जवाब quickly देना है? respo- जी मैंने आपसे पूछा है। नहीं, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं था। मेरा कहना था कि सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, दुरुस्त, डेमोक्रेसी तब चलेगी। ठीक है। सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन के एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन में एजुकेशन बुनियाद है, आप बगैर तालीम के मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी। और अपना जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक हमारी वैल्यूज हैं, तब बदलेंगी जब हम फ्यूडल कल्चर से, ट्राइबल ठीक कल्चर है। से ऊपर आएंगे। बिल्कुल ठीक फिर है। ये ट्राइबल एटीट्यूड नहीं होगा, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा। ठीक है। सलमान आबिद साहब, क्या लगता है जो कुछ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, आपको भी लगता है कि गैर जमहूरी रवैया ये? देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक नारा दिया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब पूरी कौम उसकी सज़ा भुगत रही है, क्योंकि जमहूरियत हमारे लिए तो एक इंतकाम बन गई है। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था मार मसूद भाई के कॉन्टेक्स्ट में, फिक्र ना करें, चंद घंटे ठहर जाएं, आपको असल खेल समझ आ जाएगा। और वो आज असल खेल हो गया। आप वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होने दिया आपने, ठीक है, आपने जो अपना वज़ीर आला थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया। क्यों? अभी अक्सरियत आपके पास नहीं है। अब वो अक्सरियत लेने के लिए, अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, लोगों को वफादारियां तब्दील करने के लिए भी टाइम चाहिए था ना। इसलिए इस्लामाबाद से चलते हुए एहसन इकबाल साहब और पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने क्या खूब कमाल आज दिखाया है। दाद तो देनी पड़ती है ना कि किस तरीके से आज वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होने दिया गया। और ये खेल हमें, और सर ये हमें समझ आ रही थी, मैंने कल बता दिया था कि भाई ये डाइजेस्ट नहीं करनी वफाक ने। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बर्दाश्त नहीं हुई, इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं होगी। और ये अभी आप देखिएगा तमाशा। अब मसला ये है कि बात सिंपल सी है। ये अभी कह रहे थे कि जो आज़ाद अरकान, भाई जब आज़ाद अरकान मुंतखब होते हैं ना तो उनको 3 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो जिस पार्टी में शामिल हो जाते हैं फिर वो उस पार्टी का हिस्सा होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक आप उनको भी खराब करते हैं। फिर आप ये देखिए कि आप किस तरीके से, ये ख्याल है कि जो लोग पार्टियां छोड़ते हैं ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पार्टियां छोड़ते हैं। इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है, इनको मरातें दी जाती हैं, इनको वजारतों के लालच दिए जाते हैं। इसी की बुनियाद पर तो ये लोग पार्टियां छोड़ते हैं ना। इसीलिए महकमा बंद कर दें। आप बंद किसने बंद करना है? सियासतदानों ने बंद करना है ना। उन्होंने वो रास्ता खोला हुआ दरवाजा। महकमा ज़राअत भी तो देखिए ना, इन्हीं की वजह से चल रहा है ना, इन्हीं की मेहरबानी की, इन्हीं की सहूलतकारी की वजह से चल रहा है। इसलिए आज वो जो 5 जुलाई 1977 का सबक है ना, उस वक्त आज 5 जुलाई 2023 का सबक भी देख लें। किस तरह से अवाम के मुंतखब वो हुकूमत जो थी वहां की, उनको अक़लियत में तब्दील करके उनसे हुकूमत छीनी जा रही है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नाज़रीन, राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।